बच्चों कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 में मानव में भ्रूणीय परिवर्धन चैप्टर का नाम है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत हम इस अध्याय में भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अध्याय 4 का अभी पार्ट 1 पहला वीडियो बन रहा है। तो आइए हम चलते हैं इस चैप्टर में मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। ये भ्रूणीय परिवर्धन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में आगुणित नर व आगुणित मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब एक जो होता है इसमें नर का युग्मक, दूसरा मादा का युग्मक, दोनों युग्मकों का संलयन होता है और दोनों युग्मक जो होते हैं आगुणित होते हैं और इन युग्मकों को हम जिसे यन से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नर का जो होता है युग्मक शुक्राणु और मादा का युग्मक अंडाणु होता है। तो दोनों यन होते हैं। तो यन प्लस हो जाता है 2n, ये 2n होता है। तो ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवा और दोनों मिल करके जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज द्विगुणित होता है, 2n होता है। तो इसमें ये होता है कि जो नर तथा मादा युग्मकों का संलयन हुआ, इस संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन में आगुणित नर व आगुणित मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है। तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये निषेचन हो गया। तो इस प्रकार से बना युग्मनज द्विगुणित होता है। ये जो है इस प्रकार से बना युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित। तो इस एक कोशिका से ही पूर्ण जीव का विकास होता है। अब जैसे जायगोट बन गया, तो जायगोट के बनने के बाद जो होता तो एक ही कोशिका है ना, ये द्विगुणित है तो एक है। इस एक कोश की युग्मनज से पूर्ण जीव के शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये निर्माण विकास के अंतर्गत हुआ। एक कोश की युग्मनज से पूर्ण जीव का क्या हो गया? विकास। तो इसी को क्या कहते हैं? भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकी युग्मनज से पूर्ण जीव का विकास क्या कहलाता है? परिवर्धन कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इस परिवर्धन में 3 मुख्य रूप से प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक होता है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ माने होता है कोशिका वृद्धि। एक हो गया कोशा वृद्धि। इसके साथ साथ विभाजन एवं क्या होता है? विभाजन। ये विभाजन हो गया। और सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन ये होता है सेल प्रोलिफरेशन। इसको कहते हैं प्रचुरोद भवन, कोशिका प्रचुरोद भवन। दूसरा जो होता है इसमें, दूसरा में क्या होता है कि जीन अभिव्यक्ति जो होती है, जीन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे जीन एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन, जीन प्रकटन का नियमन।
तो जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदन होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं के लिए एक उपयुक्त जीन होता है जो उसका संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है, विभेदन। जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्धन या विभेदन लिख देते हैं, विभेदन। तीसरा जो होता है विभेदित कोशिकाओं का ऊतकों में तथा ऊतकों के अंगों में विन्यास, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऊतकों का अंगों में विन्यास वर्धन होता है, इसमें विभेदित कोशिकाओं का ऊतकों में तथा ऊतकों के अंगों में विन्यास वर्धन की क्रिया जो होती है, तीसरा पॉइंट ये होता है। क्या होता है, ऊतकों में तथा ऊतकों का अंगों में विन्यास वर्धन। ये ऊतकों में तथा ऊतकों का अंगों में विन्यास वर्धन, ये तीन जो होते हैं मूलभूत क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अब देखिए इसमें ये जो मूलभूत क्रियाएं होती है तो ये अवस्था होती है। भ्रूणी परिवर्धन की क्या होती है, अवस्था। ये अवस्था के हम चार्ट बनाए हुए हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो अवस्थाएं होती हैं, तो सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों में गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। किसका किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का होता है और किसका होता है, अंडाणु का होता है। तो ये पहला हो गया। इसकी पहली जो होती है श्रृंखला हो जाती है, पहले क्या बनेगा, गैमीट। गैमीट में कौन कौन होंगे, नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु, स्पर्म और ओवा बनेगा। दूसरा जो होता है चरण होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो संलयन फ्यूजन होता है, फ्यूजन माने होता है संलयन। किसका किसका, फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम। स्पर्म और ओवा के साथ उसका क्या होता है, संलयन होता है। तीसरे स्टेप में हम चलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज माने होता है विदलन, विभाजन। अर्थात युग्मनज में बार बार क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन के कारण जो होती है कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोमियर्स, मतलब कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट में बार बार विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंड का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भ्रूणीय विदलन होता है तो एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी विकास होता है, तो भ्रूणी विकास में मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये स्टेज होते हैं, चरण होते हैं। तो मारुला जो होती है वह ब्लास्टोमियर से बनी, मतलब इसी कोरक खंडों से बनी एक ठोस गेंद के समान रचना होती है जिसका निर्माण होता है। तो मारुला में एक ठोस गेंद, जैसे ये हमने ये छोटा सा बना दिया है कि ऐसे जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे खंड होते हैं, ये ठोस गेंद के समान हो जाती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोमियर्स होता है, कोरक खंड होते हैं, और इसी लगातार इसमें जाइगोट में विभाजन के कारण ये कोरक खंड जो होते हैं इस कोशिका को पूरा भर देते हैं, जिसके कारण यह ठोस गेंद के समान हो जाती है। और इस ठोस की गेंद के समान रचना को कहते हैं मारुला कहते हैं। ये मारुला हो जाती है। मारुला के बाद जो होता है गैस्ट्रुला।
गैस्ट्रुला का क्या होता है, निर्माण। तो गैस्ट्रुला के निर्माण में क्या है कि वही जो मारुला होती है, उसी मारुला में बार बार जो होता है विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप जो होता है गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो जो गैस्ट्रुला है, उस गैस्ट्रुला में क्या होता है कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, और तीनों जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया जब होती है तो उसमें भ्रूण के 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म 3 स्तर बनते हैं। एक्टो, मीसो और एंडो 3 जनन, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 3 स्तर का निर्माण होता है। अब इसमें तीनों स्तरों में क्या होता है कि यही तीनों लेयर भ्रूण के शरीर के अंगों के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स कौन सा है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर बनते हैं। अब इस लेयर के बन जाने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है शरीर के अंगों के निर्माण की क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में आर्गन का निर्माण होने लगता है। तो वो क्रिया जो कहलाती है ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस में शरीर के अंगों का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है और उसके अंग बनने लगते हैं। तो इसमें जो होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनने लगते हैं या ऊतकों में भिन्नता होने लगती है। और ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ यंगॉन्स, इसमें क्या होता है कि शरीर के अंगों का निर्माण होने लगता है। और जब शरीर के अंगों का निर्माण होने लगता है तो वह एक शिशु का एक चाइल्डहुड या एडल्टहुड का निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। और फिर ग्रोथ लास्ट में होता है, ग्रोथ वृद्धि करता है। तो वृद्धि में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, उसके आकार में वृद्धि होती है, अटेनिंग एडल्टहुड। और फिर उसके बाद एक शिशु के निर्माण या एक शिशु की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो लैंगिक जन्म की भ्रूणी विकास की जो क्रमिक चरण होती है, इस चरण में ये स्टेप जो होते हैं, ये स्टेप धीरे धीरे इसी स्टेप के अंतर्गत बढ़ते हुए एक एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं और शरीर रचना का क्या होता है, निर्माण होता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि मानव में निषेचन से पूर्व घटनाएं क्या होती हैं। तो मानव में निषेचन से पूर्व जो घटनाएं होती है उसमें क्या है कि मनुष्य स्त्री जो होती है, मनुष्य में स्त्री जो होती है, निषेचन की क्रिया होती है डिंबवाहिनी के ऊपर 1/3 भाग में होती है। डिंबवाहिनी आप जानते ही है। जैसे ये स्त्री की जो होती है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। ये ओवा है, ये ओविडक्ट है, ये भाग जो होता है यूट्रस है, ये यूटेरस है। और ये जो होता है
मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल मूत्र मार्ग है। तो जो निषेचन क्रिया होती है डिंब वाहिनी कि ऊपरी भाग बेटा 3 मतलब यहाँ ये 1/3 भाग है, डिंब वाहिनी इसी कहते हैं, डिंब वाहिनी, ये डिंब वाहिनी इसी कहते हैं। इसका 1/3 भाग यहाँ होता है। निषेचन की प्रक्रिया यहाँ होती है, मतलब जब ओवा जो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, इसको कहते हैं आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं, आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं, मुखीय झालर, मुखीय इसको झालर कहते हैं। ये इसको कैप्चर कर लेता है, ओवा को ये मुखी झालर कैप्चर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। फिर ये ओवा अंदर आती है, अंदर आती तो 1/3 भाग के ऊपर जा करके यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, शुक्राणु, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहाँ जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा और फिर यहीं पे अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवा, ये दोनों संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। और फ्यूजन करने के बाद तब जब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो मतलब निषेचन के समय अंडा जो होता है द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है, सेकेंडरी स्टेज में होता है। तो शुक्राणु के संपर्क में आते ही द्वितीयक अंडक सक्रिय हो जाता है और फिर इसमें परिपक्वन, इसे क्या होता है कि इसमें द्वितीय परिपक्वन पूरा हो जाता है। तो जब द्वितीय परिपक्वन पूरा हो जाएगा तो द्वितीयक जो ध्रुव काय होता है उसके अलग होने पर oocyte या अंडक अंडाणु में क्या होता है, बदल जाता है। मतलब oocyte किसमें बदल जाता है, अंडाणु में। ओवम में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो एक चीज पूछा जाता है इसमें बोर्ड में, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, ये अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ओवल्यूशन, OVULATION, ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन है। इसको क्या कहते हैं? तो ओवल्यूशन में क्या जानते हैं कि अंडाशय, अंडाशय के ग्राफियन, अंडाशय के ग्राफियन पुटिका, पुटिका को इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकल कहते हैं, पुटिका से अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप, फलस्वरूप द्वितीयक, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी में, डिंब वाहिनी माने क्या, फैलोपियन ट्यूब्यूल जब ये बताया डिंब वाहिनी, द्वितीयक अंडक किसमें, डिंब वाहिनी। ये डिंब वाहिनी मतलब हमने बताया ना फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब इसमें चला जाएगा तो ये चला जाता है, फिर क्या होता है कि फैलोपियन नली की दीवार, ये जो फैलोपियन नली है इसी की दीवार में तरंगति उत्पन्न होती है। तो जब तरंगति उत्पन्न होगी तो इसकी जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा में क्या होता है कि म्यूकोसा के सीलिया जो होते हैं, सीलिया द्वारा द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी के नीचे क्या होता है, खिसकता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर अब ये होता है कि जब यहाँ पे द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी में चला जाएगा तो फैलोपियन, वही उसी को हमने एक बार इंग्लिश लिख दिया, यही है फैलोपियन नली, फैलोपियन नली की दीवार, की दीवार की तरंगति। अब ये है तरंगति, मतलब इसमें तरंग उत्पन्न, लहरें उत्पन्न होती है, तरंगति तथा म्यूकोसा, म्यूकोसा के सीलिया द्वारा, किसके द्वारा, म्यूकोसा के सीलिया द्वारा द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक डिंब
वाहिनी में से डिंब वाहिनी में नीचे खिसकता है। ये तब इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय के ग्राफेन जो पुटिका होती है, इस पुटिका में अंडोत्सर्ग जो होता है वो द्वितीयक अंडक में परिवर्तित हो जाता है और डिंब वाहिनी में चला जाता है। तो यहाँ से जब ये अंदर आएगा तो प्राथमिक होता है, फिर यहाँ पे ग्रोथ करेगा तो द्वितीयक में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब एकदम चला गया। अब फैलोपियन नली की दीवार में तरंगति होती है, तो म्यूकोसा द्वारा क्या करता है, ये इसको ऊपर से यहाँ से खींच लेता है और इसके जो होता है 1/3 भाग में स्थित हो जाता है, जहाँ से यहाँ स्पर्म अंदर प्रवेश करेगा, इस वेजाइना के द्वारा स्पर्म अंदर यूट्रस के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा और दोनों का यहाँ फ्यूजन होगा। इसी फ्यूजन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये है कि शुक्राणुओं का द्वितीय अंडक की ओर बढ़ना। तो देखिए क्या होता है कि जो संभोग क्रिया के प्रथम चरण में जो होता है और अंतिम चरण में नर 3 से 5 लीटर वीर्य जो होता है, स्पर्म जो होता है, सीमेन, वह स्त्री की यौन में स्खलित करता है। तो इसमें 20 से 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। नर में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक बार में स्खलित होते हैं। लेकिन क्या होता है, इनमें से 1% शुक्र जो हुआ, लेकिन इनमें से केवल 1%, इनमें से केवल 1% शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में, किसके गर्भाशय में? स्त्री के गर्भाशय में से होकर डिंब वाहिनियों में चढ़ पाते हैं। डिंब वाहिनियों में चढ़ पाते हैं। अब इसे एक तो ये हुआ, तो जो डिंब वाहिनी में चढ़ते हैं तो इसमें गति कौन करता है? देखिए शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु, इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ की कसावी गति की सहायता से शुक्राणु जो होते हैं डिंब वाहिनियों में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब इसमें एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन से स्रावित एक्रोसिन एंजाइम्स होता है, ये शुक्राणुओं की सहायता करता है और इसके साथ साथ वीर्य में उपस्थित जो एक पदार्थ होता, रसायन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स तथा स्त्री की पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन गर्भाशय में संकुचन को उद्दीपित करते हैं। और जब पुरुष के वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्त्री से शरीर से स्रावित ऑक्सीटोसिन गर्भाशय में क्या होता है, संकुचन उत्पन्न करता है। तो संकुचन के उत्पन्न करने के कारण ही क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवा होते हैं वो गति करते हैं और गति करने के बाद फिर होता है अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग में उस साइड लगभग 12 से 24 घंटे तक स्खलन के बाद शुक्राणु के 48 घंटे निषेचन के योग्य बने रहते हैं। मतलब ये कहने मतलब है कि ओवा जो होती है वो 12 से 24 घंटे तक ही सक्रिय रहती है, घंटे तक ही सक्रिय रहती है। तो अब इसमें होता है कि ये जो क्रिया होती है ये शुक्राणुओं के द्वितीय अंडक की ओर भेजती है।
अब देखिए, निषेचन के समय होने वाली जो घटनाएं होती है, तो निषेचन की समय जो होता है घटनाएं क्या होती हैं कि शुक्राणु जो होता है द्वितीयक अंडाणु में प्रवेश करने के बाद दोनों के जो गुणसूत्र मिलने लगते हैं, तो दोनों के गुणसूत्र के मिलने से जायगोट की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि जो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, तो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल से मुक्त होने के बाद डिंब वाहिनी के जो फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी मतलब जो क्या होता है कि हम कह सकते हैं तंतुवत रचनाएं, ऐसे डिंब वाहिनी की जो तंतुवत रचनाएं होती हैं, ये फिम्बरी हमने यहाँ लिखा है फ्रेंज या फिम्बरी, ये डिंब वाहिनी की जो फिम्बरी होती है, तो अंडाणु को ग्रहण कर लेते हैं। क्या हम इसको फिम्बरी भी कह सकते हैं या ऑस्कुलोफ्रेंज कहते हैं, मुख्य झालक, ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको डिंब वाहिनी की एम्पुला में ढकेल लेते हैं। ये वाला भाग एम्पुला कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, एम्पुला। इसी एम्पुला में क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। तो स्त्री में जो अंडोत्सर्ग द्वितीयक अंडक अवस्था होती है, इस अवस्था तक प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है तथा जो पोलर बॉडी जो होता है वो मुक्त हो जाती है। लेकिन यहीं तक नहीं सीमित है, फिर समझ लीजिए इसको कि जो डिंब वाहिनी में जब ये अंडक अंदर धकेल दिए जाते हैं तो द्वितीयक अंडक अवस्था में होती है अंडोत्सर्ग। अब यहाँ पर प्रथम अवस्था तक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन उसके बाद जो होती है ध्रुवकाय मतलब पोलर बॉडी, ये मुक्त हो जाती है, किंतु विभाजन, परिपक्व विभाजन होना शेष रह जाता है। एक विभाजन तो हो गया, लेकिन एक विभाजन के बाद पूरा विभाजन नहीं हुआ होता, वो पूरा विभाजन जो होता है वो परिपक्व विभाजन होता है, वो शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम वीडियो आज आपको भेज रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अगली बार देखिएगा पार्ट 2 के अंतर्गत। धन्यवाद।